मैं सेक्ट का वो जीनियस डिसाइपल था जिसे देखकर लोग बोलते थे कि ये बंदा एक दिन ग्रेट डाओ तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन फिर मैंने ऐसा फैसला लिया कि पूरे चंगहेंग सेक्ट की हवा निकल गई। मैंने अपने मास्टर के तौर पर लियू रुयन को नहीं चुना, बल्कि लीशिया को चुन लिया। और लीशिया कौन थी? एक ऐसी एल्डर जिसके पास खुद गोल्ड कोर तक नहीं था। पूरा सेक्ट उसे यूजलेस समझता था। जूजीफेंग की नाम की एल्डर जरूर थी, लेकिन वो पोजीशन भी उसे अपनी माँ के पुराने सैक्रिफाइसेस की वजह से मिली थी, वरना कल्टीवेशन के मामले में तो लोग उसे सीरियसली लेते ही नहीं थे। सबको लगा मैं पागल हो गया हूं। असल में इमॉर्टल मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान मैंने हेवनली सीक्रेट मिरर में अपना फ्यूचर देखा था। उस फ्यूचर में लियू रुयन की डिसाइपल बनकर मैं उसके लिए जान तक लगा देता हूं। लेकिन अंत में वही लियू रुयन मेरे सीने में तलवार घोंपकर मेरा इनर कोर निकाल देती है। क्यों? ताकि वो अपने प्यारे नानमन के लिए एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट बना सके। मतलब भाई, फ्यूचर में मेरा इस्तेमाल करके मुझे ही स्पेयर पार्ट्स की तरह निकाल दिया जाता। ऐसी मास्टर को कौन चूज करेगा? इसलिए जब लियू रुयान ने मुझे डिसाइपल बनाने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसकी जगह लीशिया को प्रणाम कर दिया। पूरा हॉल साइलेंट। लीशिया ने बस अपनी कलाई घुमाई और मेरी तरफ कुछ फेंक दिया। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लिया। वो उसका इस्तेमाल किया हुआ वाइन गोर्ड था। ये लो, अप्रेंटिसशिप गिफ्ट। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हमारे बीच गोल्डन मास्टर डिसाइपल मार्क बन गया। अब ऑफिशियली मैं लीशिया का डिसाइपल था। कुछ देर बाद लियू रुयान ने अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर आसमान से उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, फूलिश। बस उस एक वर्ड ने मेरी सेक्ट वाइड फेम बना दी। अब मैं जहां भी जाता, लोग पीछे से बातें करते। वही है ना जिसने इमॉर्टल लियू रुयन को रिजेक्ट कर दिया था। हेवनली सीक्रेट मिरर में आधा लेसन टिक गया तो खुद को जीनियस समझने लगा। लियू रुयन तो 50 साल में सिर्फ एक बार डिसाइपल लेती हैं, इसने ऐसा मौका फेंक दिया। अब जूजीफेंग में जाकर इसका कल्टीवेशन क्या ही होगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा मास्टर बहुत ही लेजी था। लीशिया मुझे जूजीफेंग लेकर गई, मुझे लाइब्रेरी की चाबी पकड़ाई और बोली, खुद ही कल्टीवेशन कर लेना। उसके बाद मैडम गायब। ना ट्रेनिंग, ना गाइडेंस, ना कोई लेक्चर। पता नहीं किस कोने में जाकर सो जाती थी। जूजीफेंग वैसे भी मेन पीक से बहुत दूर था। वहां स्पिरिट एनर्जी इतनी कम थी कि कोई सीरियस कल्टीवेटर वहां रहना भी पसंद न करे। महीने की पहली और 15वीं तारीख को ही मैं मेन पीक जाकर थोड़ा स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाता था। बाकी दिन मैं लाइब्रेरी में बैठकर किताबें चाटता रहता था। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं कल्टीवेशन छोड़कर आराम फरमा रहा हूं। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते, कुछ पिटी करते, और कुछ लोग बेटिंग तक लगाने लगे कि मैं कब जाकर लियू रुयन के सामने घुटनों पर गिरूंगा। लेकिन उन्हें मेरे रोने का इंतजार था और खबर आई कि लियू रुयन ने नया डिसाइपल रख लिया है। उस दिन मेन पीक पर गोल्डन लाइट छाई हुई थी। हर तरफ सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। लोग अपने नए जूनियर ब्रदर को देखने के लिए उमड़े हुए थे। तभी एक पीले रोब वाला हाई पोनीटेल बांधे सुंदर सा लड़का सीढ़ियों पर चढ़ता दिखा। वो ननमन था। उसने मुझे देखते ही बड़ी केयरफ्री स्माइल दी। तो तुम बेमुंह हो? सुना है 6 महीने पहले तुमने मास्टर के अंडर आने से मना कर दिया था। मुझे लगा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस होगा, लेकिन तुम अभी तक जूजीफेंग में ही पड़े हो। उसकी बात में इतनी बिना वजह की हॉस्टिलिटी थी कि मैं कंफ्यूज्ड रह गया। पीछे से कुछ लोग तुरंत बोले, नानमन, इसे छोड़ो, ये वेस्ट है। फर्स्ट रैंक होने से क्या होता है? जूजीफेंग में जाने के बाद इसका फ्यूचर खत्म है। तुम अलग हो। सुना है लियू रुयान तुम पर बहुत ध्यान देती हैं। नानमन। मैंने मन ही मन उसका नाम दोहराया। लियू रुयन कुछ समय पहले सेक्ट से बाहर गई थी और रास्ते में एक आयरिस ग्रास को सेंटियंस देकर ह्यूमन फॉर्म दिया था। वही ग्रास बाद में ननमैन बना। लड़का काफी लाइवली था और लियू रुयन को अपना हस्बैंड बनाने के पीछे पड़ गया था। लियू रुयन ने उसे कई बार रिजेक्ट किया। नानमन ऊपर से मान गया, लेकिन सीक्रेटली उसे फॉलो करते करते चंगहेंग सेक्ट तक आ पहुंचा। फिर आउटर डिसाइपल्स ने उसे बुली किया। वो रोने लगा और लियू रुयन खुद आकर उसे बचाकर अपने साथ ले गई। अब सुनो असली बात। हेवनली सीक्रेट मिरर में मैंने देखा था कि फ्यूचर में लियू रुयन मेरे लिए काफी कंसर्न रहती है। फिर आखिर ऐसा क्या था ननमन में कि वो उसके लिए मेरा इनर कोर तक निकाल सकती थी? लियू रुयान जैसी पावरफुल कल्टीवेटर को क्या सच में पता नहीं था कि नानमैन उसे फॉलो कर रहा है? नहीं भाई, वो जानती थी, बस उसे रोकना नहीं चाहती थी। नानमान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बेहद खूबसूरत 7 स्ट्रिंग ग्लास जिदर निकाली। फिर बहुत स्टाइल मारते हुए बोला, देखो ये जिदर, इसकी 7 स्ट्रिंग्स एंशिएंट विशस बीस्ट्स के हार्ट हेयर से बनी हैं और इसका फ्रेम। उसकी नजर मेरी खाली कमर पर गई। सुना है मास्टर तुम्हें जिस जेड पेंडेंट को देने वाली थी वो बस ज्वान आयरन से बना था, लेकिन मेरी जिदर पूरी की पूरी श्वान आयरन की है। ओह, तो भाई साहब फ्लेक्स करने आए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके आसपास जमा उस क्राउड को देखा जो हम दोनों का ड्रामा देखने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। फिर मैंने बिल्कुल सीरियस एकेडमिक टोन में पूछा, अच्छा तो ये स्वान आयरन किस ओरिजिन का है? स्ट्रिंग्स किन किन बीस्ट से निकाली गई हैं? और तुम्हारे मास्टर को ये आर्टिफैक्ट मिला कहां से? मैंने ये सवाल उसे एम्बेरस करने के लिए नहीं पूछा था। उसके शरीर से स्पिरिट एनर्जी इतनी डेंस निकल रही थी कि उसके पास खड़े खड़े मेरा कल्टीवेशन बॉटलनेक ढीला पड़ने लगा था।
मैं बस उससे बात बढ़ाना चाहता था ताकि थोड़ा और स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकूं। सिंपल बिजनेस था, लेकिन नानमन का चेहरा ब्लैंक हो गया। उसने शायद कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम सोचते हो तुम्हें बहुत कुछ पता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? और भाई साहब जिधर भी लिए बिना वहां से भाग गए। भागते भागते पीछे से चिल्लाए, अगली इमॉर्टल एग्जामिनेशन में मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं वहीं खड़ा सोचता रह गया, मैंने किया क्या था? मुझे नानमन से लड़ने या बदला लेने का कोई शौक नहीं था। जब मैं वापस जुजीफेंग पहुंचा, लीशिया मेरी मंथली सप्लाईज छीनकर स्नैक्स गिन रही थी। 2 बार गिनने के बाद उसका चेहरा डार्क हो गया। मेन पीक की बूढ़ियां दिन ब दिन और कंजूस होती जा रही हैं। मैंने कहा, मास्टर मेरे लिए थोड़ा छोड़ दीजिए। उसने सुना ही नहीं। फिर सप्लाईज में से एक स्ट्रेंज आइटम निकला। उसके छूते ही एक बटरफ्लाई उड़कर हवा में वर्ड्स बनाने लगी। इमोर्टल एग्जामिनेशन नोटिस, पार्टिसिपेंट बेमू। अब समझ आया नानमन इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। उसे पहले से पता था कि परीक्षा होने वाली है। मैं तुरंत लीशिया के पैर पकड़कर बैठ गया। मास्टर मेरी मदद करो, मैं पीक से लोग मुझे पीटने आ रहे हैं। लीशिया ने बेफिक्री से कहा, हमारी पीक की हालत देख ही रहे हो। तुम्हारा मास्टर मदद करना चाहती है लेकिन पावरलेस है। मैं रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, आप सेक्ट एल्डर हो, कोई आर्टिफैक्ट दे दो। मैं मर गया तो आपका एकमात्र डिसाइपल खत्म हो जाएगा। तो हार मान लेना, लेकिन रैंक मिलने पर स्नैक्स मिलते हैं। बस ये सुनते ही लीशिया की आंखें चमक गईं। मैंने कहा, टॉप 100 में आने पर 300 प्रीमियम स्नैक्स मिलेंगे। हर एक्स्ट्रा ओपोनेंट को हराने पर 100 और। लीशिया कुछ देर सोचती रही। फिर उसने मिस्टर स्टोरेज पाउच से एक चाबी निकाली और मेरी तरफ फेंकी। ये आर्टिफैक्ट पवेलियन की चाबी है, जो चाहिए ले लो। उस वक्त मैं इतना इमोशनल हो गया कि लगा अब मेरी गरीबी खत्म। रास्ते भर सोचता रहा, शायद वहां लेजेंडरी सोर्ड हो, कोई डिफेंसिव आर्टिफैक्ट हो, या कम से कम डिसेंट आर्मर ही मिल जाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक ऐसी बदबू आई कि मेरी आत्मा तक कांप गई। आर्टिफैक्ट पवेलियन नहीं था भाई, एक जाला लगी हुई छोटी लकड़ी की झोपड़ी थी और उसमें केवल एक चीज पड़ी थी, एक काली जंग लगी बेहद अगली तलवार। उसका हैंडल इतना मोटा था कि उसे पकड़ने में ही मेरे दोनों हाथ लग जाए। तलवार का वेट लगभग 200 किलोग्राम था। सोर्ड कल्टीवेटर्स के पास इस स्टेज तक अपनी स्टाइलिश और पावरफुल सोर्ड्स होती हैं, और मेरे पास एक ऐसी तलवार थी जिसे बाहर निकालो तो लोग हंसते हंसते दांत गिरा दें। लेकिन गरीब इंसान के पास चॉइस नहीं होती। मैंने उसी दिन से सोर्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी। कल्टीवेशन टेक्निक लाइब्रेरी से अलग अलग किताबों को जोड़कर बनाई थी। सोर्ड मूव्स भी कहीं से एक कहीं से दूसरा उठा रखे थे। शुरुआत में तो मैं तलवार उठा भी नहीं पाता था। हर दिन बस उसे दाईं तरफ से बाईं तरफ घसीटता, फिर वापस दाईं तरफ। 1 महीने बाद इमॉर्टल एग्जामिनेशन शुरू हुई। पहले ही मैच में मेरा सामना बे जी से हो गया, मेरे ही बे फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट। मैं कोलैटरल ब्रांच से था और वो मेन ब्लड लाइन से। बे जी का टैलेंट खास नहीं था, लेकिन उसके पिता के पास पैसा था, इसलिए वो अरीना में उतरते ही आर्टिफैक्ट्स की पूरी दुकान लगा बैठा। प्रोटेक्टिव टैलिस्मन्स, अटैक फॉर्मेशंस, कंपास, आर्मर और एक शाइनी सोर्ड। क्राउड में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बेजी बहुत क्रूल है, बेमू उसका फैमिली मेंबर है, फिर भी इतना सब। सुना है वो आजकल ननमन के काफी क्लोज है। ओह, अब समझ आया। सबने मेरी तरफ देखा। बेमू इतना काम है, शायद उसके पास कोई स्ट्रेटेजी हो। मैंने आराम से मिस्ट स्टोरेज पाउच से अपनी जंग लगी जायंट सोर्ड निकाली और पूरा अरीना हंस पड़ा। बेजी तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। बेमू, डर के मारे तुम्हारी सोर्ड भी कांप रही है। मैंने नीचे देखा। तलवार सच में कांप रही थी, लेकिन मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे। तलवार खुद वाइब्रेट कर रही थी। मैं इस पर सोच पाता, उससे पहले बेजी ने हमला कर दिया। मैं 2 कदम पीछे हटा और इंस्टिंक्टिवली वही मूव चलाया जो रोज करता था। तलवार को दाईं तरफ से बाईं तरफ घुमाया, बस एक स्विंग, और अगले ही पल बेजी हवा में ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसकी बॉडी का अनइंस्टॉल बटन दबा दिया हो। वो मार्बल प्लेटफॉर्म पर जा गिरा और खून की उल्टी कर दी। पूरा अरीना शॉक में था। तुमने उसका मूव देखा? कौन सा मूव? उसने सिर्फ एक अटैक में बेजी को उड़ा दिया। वो जंग लगी तलवार इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसे अच्छी सोर्ड मिल जाए तो ये कितना डेंजरस होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मेरी अगली सोर्ड चुपचाप बेजी के आर्टिफैक्ट से स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही थी। जब बेजी लड़खड़ाते हुए अपनी चीजें उठाने आया, उसने पाया कि उसके सारे एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स बेकार हो चुके हैं। उनमें कोई स्पिरिट एनर्जी बची ही नहीं थी। उसके बाद मैं एक के बाद एक ओपोनेंट्स को हराता गया और टॉप 50 तक पहुंच गया। धीरे धीरे मेरी सोर्ड से जंग की लेयर उतरने लगी। उसके नीचे कुछ स्ट्रेंज रून्स दिखाई देने लगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी अपनी रिवॉर्ड स्पिरिचुअल स्टोन्स गिनने में थी। गरीब जुजीफिंग डिसाइपल के लिए ये फीलिंग ऐसी थी जैसे अचानक लॉटरी लग जाए। तभी मेरे सामने एक शैडो आकर रुकी। मून वाइट रोब में लोगों से घिरा हुआ नानमन सामने खड़ा था। उसकी 7 स्ट्रिंग्स जिधर भी ऐसे हिल रही थी जैसे कह रही हो, हाँ भाई लड़ाई कर। नानमान ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं इसे चैलेंज करता हूं। रूल्स के हिसाब से हायर रैंक्ड पार्टिसिपेंट लोअर रैंक्ड को चैलेंज कर सकता था। नानमान टॉप 20 में था, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता था। वो मुस्कुराया। मुझे लगा तुम मेरे ओपोनेंट बनने लायक नहीं हो, लेकिन तुम इतने आगे आ गए। इंटरेस्टिंग। जैसे ही वो पास आया, फिर वही डेंस स्पिरिट एनर्जी मुझे महसूस हुई। मेरे शरीर को लिटरली आराम मिलने लगा। मैंने खुशी खुशी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सोचा
अगर जीत गया तो बढ़िया, अगर हार भी गया तो कुछ देर नानमैन के पास रहकर स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लूंगा। लेकिन भाई, मेरा कॉन्फिडेंस इस बार नासा से भी ऊपर चला गया था। मैच शुरू हुआ। 2 मूव्स, सिर्फ 2 मूव्स, और नानमन ने मुझे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। फिर उसके सॉफ्ट बूट्स ने मेरे चेहरे पर पैर रख दिया। उसकी इनोसेंट दिखने वाली आंखों में अब प्योर ऑब्सेशन था। मास्टर ने कहा कि मेरे पास नेचुरल स्पिरिट रूट नहीं है। मैं कल्टीवेशन कर भी लूं तो शायद कभी इमॉर्टल बोन नहीं बना पाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सीधे नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो डिसअपॉइंटेड हैं। ये मास्टर और मेरे बीच की कमी है। और तुम्हारे पास इतना टैलेंट होते हुए भी तुमने उसे ऐसे फेंक दिया। तुमने एक यूजलेस मास्टर को चूज किया। वो मास्टर से किस बात में बेहतर है? फिर वो झुककर बोला, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारा स्पिरिट रूट डिस्ट्रॉय कर दूं तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, तुम मुझसे भी नीचे चले जाओगे। फिर मास्टर को तुम्हारे लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी परवाह करेंगी। उसने अपनी जिदर की स्ट्रिंग्स छेड़ी। एक शार्प साउंड के साथ मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया। मेरी बोन्स और मेरिडियंस टूटने लगे। मैं खून उगलने लगा। स्टैंड्स में बैठे एल्डर्स ने सब देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि इमॉर्टल एग्जामिनेशन का रूल था लाइफ एंड डेथ दोनों अलाउड हैं। अब मेरा गेम ओवर होने वाला था। मैंने दिमाग में लाइब्रेरी की सारी टेक्निक्स याद करनी शुरू की। जो याद आया ट्राई किया, चाहे यूजफुल हो या नहीं। और तभी मेरी जाइंट सोर्ड ने जोर से हम किया। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाया। एक भयानक सोर्ड इंटेंट नानमन की तरफ दौड़ गया, लेकिन उसी मोमेंट मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ। तलवार मेरे हाथ से उड़ गई और मेरी चेतना अंधेरे में डूबने लगी। होश खोने से पहले मैंने बस एक व्हाइट फिगर देखी, जिसने अरीना की बैरियर तोड़ी और नानमैन को अपनी बाहों में खींच लिया। लियू रुयान। जब मेरी आंख खुली तो कमरा शांत, साफ और वार्म था। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे लगा कि मैं हेवन पहुंच गया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने बगल में टी पीती लियू रुयान को देखा, मुझे लगा आंखें फोड़ लेना ज्यादा ठीक रहेगा। तुम जाग गए, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने शरीर हिलाया तो पाया कि मेरी टूटी मेरिडियंस पूरी तरह हील हो चुकी थीं। लियू रुयान ने मेरी जंग लगी सोर्ड की तरफ इशारा किया। ये ईविल सोर्ड है। ये दूसरे आर्टिफैक्ट्स की स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है। इसके अंदर 1 सील्स हैं। तुम्हारी वजह से इसकी एक सील टूट चुकी है। मैंने तलवार को देखकर मन ही मन कहा, तो तू ऐसा निकला। मैं तुझे अपना भाई समझ रहा था और तू मुझे फार्मिंग मटेरियल की तरह यूज कर रहा था। फिर मैंने लियू रुयान को सस्पिशियस नजर से देखा। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? उसने कहा, मुझे पता है तुमने जानबूझकर इसे नहीं चुना। मैं तुम्हें वापस इसलिए लाई क्योंकि मुझे डर था कि ईविल एनर्जी तुम्हें करप्ट कर देगी। और ये सोर्ड चंगहेंग सेक्ट में मिली है। इसका मतलब कोई अंदर से कुछ कर रहा है। जब तक मैं इन्वेस्टिगेट करूं तुम यहीं रहोगे। वो उठकर जाने लगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इमॉर्टल लियू रुयान बस ऐसे ही जा रही हैं? वो रुकी। उसकी आंखों में साफ लिखा था, तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने कहा, आपने अपने डिसाइपल की वजह से मेरे साथ इनजस्टिस किया, मुझे ऑलमोस्ट मरवा दिया। क्या आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहिए? वो सिचुएशन अलग थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे घायल किया। अगर मुझे हार्ट डीमन हो गया और कल्टीवेशन रुक गई तो? लियू रुयान लंबे समय तक चुप रही। फिर बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुरंत कहा, मेरी सोर्ड ले ली, मुझे घायल किया, मुझे यहां रोक लिया और मेरी इमॉर्टल एग्जामिनेशन भी मिस करवाई। इससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी। मुझे कम से कम 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए। उसने बिना एक्सप्रेशन बदले एक स्टोरेज पाउच मेरी तरफ फेंका। उसमें 50,000 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। अब आया मजा, लेकिन मैंने वहीं रुकना ठीक नहीं समझा। मैंने सीरियस फेस बनाकर कहा, मैं वैसे तो पुअर रिमोट पीक से हूं, लेकिन मेरे मास्टर लीशिया के पास सिर्फ मैं ही डिसाइपल हूं। वहां मेरा खाना पीना और रहने का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो यहां रहते हुए भी मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। लियू रुयान ने मुझे शक से देखा। मैंने तुरंत कहा, विश्वास नहीं है तो मेरे मास्टर से पूछ लो। पता नहीं उसे क्या याद आया, लेकिन आखिरकार उसने हामी भर दी। खाने पीने में कमी नहीं होगी और रहने के लिए खांगलान पीक की सबसे अच्छी जगह मेरा टिंगजू पवेलियन है। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं तो यहीं एक रूम तैयार करवा देती हूँ। सच कहूं तो मैं उसके पास नहीं रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने नानमैन का वो जेलस चेहरा देखा, मेरा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो गया। मैंने वर्कर्स की तरफ देखकर जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, जल्दी करना, ठीक है? कहीं लियू रुयान को मेरा वेट न करना पड़े। और बस मैं कैंगलन पीक में रहने लगा। मैंने बटरफ्लाई भेजकर लीशिया को खबर दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता था उसे अपने इकलौते डिसाइपल के फ्यूचर की जरा भी चिंता नहीं थी। फिर भी कैंगलन पीक में स्पिरिट एनर्जी बहुत अबंडेंट थी। मेरा कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगा। बस एक प्रॉब्लम थी, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता, बाहर से नानमन की स्वीट लेकिन इरिटेटिंग आवाज आने लगती, मास्टर ये मूव बहुत मुश्किल है, आप मुझे पर्सनली सिखा सकती हैं? मास्टर, मैं इतना डम क्यों हूं? 3 बार सीखने के बाद भी नहीं हो रहा। मैं कमरे से बाहर निकला। लियू रुयान नानमैन को सोर्ड ट्रेनिंग दे रही थी। लियू रुयान का हर मूव शार्प और पावरफुल था, लेकिन नानमैन के हाथ में वही मूव्स ऐसे लगते जैसे कोई वेट नूडल तलवार चला रही हो। मैंने मन ही मन सोचा, लियू रुयान को स्टुपिडिटी एलर्जी नहीं है क्या? उसके पुराने डिसाइपल्स सभी टॉप जीनियसेस रहे थे। नानमन शायद पहला स्पेसिमेन था
जिसे देखकर सिस्टम भी सोच रहा होगा ये क्या मिल गया। मैंने जमीन से एक ट्री ब्रांच उठाई और नॉनमैन के सामने उतर गया। जूनियर ब्रदर आओ, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं उससे 6 महीने पहले सेक्ट में आया था, इसलिए उसे जूनियर ब्रदर कहना टेक्निकली सही था। नॉनमैन मना कर पाता, उससे पहले मैंने अटैक कर दिया। मेरे मूव सिंपल थे लेकिन स्पिरिट एनर्जी से भरे हुए। कुछ ही सेकंड्स में नॉनमैन को पीछे हटना पड़ा। उस पल जब उसने इमॉर्टल एग्जामिनेशन में मेरे चेहरे पर पैर रखा था, उसका ह्यूमिलिएशन शायद थोड़ा रिकवर हो गया। नॉनमैन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सोट फेंकी और लियू रुयन से बोला, मास्टर, इसने अभी आपका मूव यूज किया, ये चोरी करके सीख रही है, इसे सेक्ट से निकाल दीजिए। मैं हंस पड़ा। इतना बेसिक मूव चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, हर कोई तुम्हारी तरह स्लो नहीं होता। नॉनमैन का चेहरा लाल से हरा पड़ गया। इस बार उसने क्यू टैक्ट भी छोड़ दिया, सीधे अपनी 7 स्ट्रिंग जिदर निकाली और मेरी तरफ अटैक किया। लेकिन उससे पहले मेरी वुडन ब्रांच टूटकर पाउडर बन गई। मैंने पीछे देखा, लियू रुयन खड़ी थी। उसने बिना कुछ बोले नॉनमैन को पीछे धकेल दिया। नॉनमैन इनफ। फिर उसने मेरी तरफ गोल्ड ग्लेयर डाला। दुनिया में टैलेंटेड लोग खुद को नहीं समझते। नॉनमैन बस थोड़ी देर से सीखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में तुमसे कम होगा। नॉनमैन तुरंत मुस्कुराने लगा। मास्टर सही कहती हैं, बेमुंह बस अपने टैलेंट की वजह से एरोगेंट है। उसके पास आपकी तरह अच्छा मास्टर नहीं है, इसीलिए वो इतना शो ऑफ करती है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा चेहरा बदल गया। नॉनमैन ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? 2 बातें सुनकर ही हर्ट हो गई? इतनी ग्लास हार्टेड क्यों हो? मैं कुछ कह पाता उससे पहले आसमान का रंग बदल गया। अभी कुछ देर पहले तक पूरा कैंगलन पीक ब्राइट था, लेकिन अचानक काले बादल जमा हो गए। तेज हवा चली, बिजली चमकी। बाकी डिसाइपल्स घबरा गए। ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? कंगलान पीक पर तो लियू रुयन का फॉर्मेशन है, जो पूरे साल मौसम स्टेबल रखता है। क्या फॉर्मेशन टूट गया? लियू रुयन का चेहरा भी पहली बार बदल गया। वो तुरंत कैलकुलेशंस करने लगी और उसी कियोस में जहां किसी का ध्यान नहीं था, मैं जमीन पर बैठ गया, मेडिटेशन पोस्चर में। चारों तरफ की स्पिरिट एनर्जी पागल होकर मेरे शरीर में घुसने लगी। मेरा गोल्ड कोर बनने वाला था। पहली हेवनली लाइटनिंग मेरे सिर पर गिरी और सबकी आंखें फैल गईं। हेवनली लाइटनिंग, लेकिन ये सिर्फ गोल्ड कोर बना रही है। लियू रुयन ने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए मेरे ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड डाल दिया। नॉनमैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मास्टर, ये आपकी डिसाइपल भी नहीं है, आप इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? लियू रुयन ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर धीमे से कहा, ये चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट है। दूसरी हेवनली लाइटनिंग गिरी। अब चंगहेंग सेक्ट के बाकी एल्डर्स भी कंगलान पीक पर पहुंच गए। उन्होंने मेरे ऊपर एक के बाद एक प्रोटेक्टिव बैरियर्स डाल दिए। एक एल्डर ने हैरानी से कहा, नॉर्मली हेवनली लाइटनिंग तब आती है जब कोई कल्टीवेटर नेसेंट सोल रियल में प्रवेश करता है। गोल्ड कोर बनाते वक्त लाइटनिंग आना इतिहास में सिर्फ 2 लोगों के साथ हुआ है। पहला था 500 साल पहले का चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट, फूनिंग, लेकिन वो एसेंशन फेलियर के बाद गायब हो गया। दूसरी थी लियू रुयन। फिर उसने लियू रुयन की तरफ देखकर पूछा, रुयन, जब तुमने गोल्ड कोर बनाया था तब कितनी हेवनली लाइटनिंग्स आई थीं? सब जानते थे कि जितनी ज्यादा हेवनली लाइटनिंग्स आती हैं, उतना ही ज्यादा हेवन उस कल्टीवेटर को फेवर करता है। तभी एक और भयानक गर्जना हुई। तीसरी हेवनली लाइटनिंग गिरी। लियू रुयन ने ऊपर काले आसमान की तरफ देखा। बादल अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज पहली बार धीमी और भारी थी। मेरे समय 3 आई थी।